हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है और इसके पहले के 140 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। तो क्वेश्चन है, अ पॉइजनस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पोर्स ऑफ फंगल मोल्ड दैट ग्रोज नेचुरली ऑन पीनट्स एंड ग्रेन्स। पीनट्स ऑन और ग्रेन्स के ऊपर जो फंगल मोल्ड जो पैदा होता है नेचुरली, उस पर ग्रो हो जाता है। अगर कुछ टाइम के लिए पीनट्स ग्रेन्स वगैरह पड़े रहें तो उनके ऊपर अपने आप एक मोल्ड सा बन जाता है। और वो जो मोल्ड होते हैं उसके स्पोर्स में एक बहुत ही टॉक्सिन, बहुत ही जो पॉइजनस टॉक्सिन है वो उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमने बताना है उस टॉक्सिन का नाम। और ये वाला जो टॉक्सिन है अगर हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। लिवर कैंसर होता है इससे। इसके अलावा और भी बहुत सारी म्यूटेजेनिक इंड्यूसिंग क्रोमोसोमल डिजीजेज वगैरह होती है एनिमल्स में। अब हमें बताना है इस टॉक्सिन का नाम। ये जो टॉक्सिन या इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मोल्ड की वजह से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, तो उस टॉक्सिन का नाम है अफ्लाटॉक्सिन। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेम द टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर अ टेक्नोलॉजी दैट रेंडर्स सीड्स स्टीराइल आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन। अब देखो इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार किया जाता है और उस सीड को जब ग्रो किया जाता है तो उससे जो प्लांट बनता है ना, और उस प्लांट में जो सीड्स पैदा होते हैं तो वो सीड्स जो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, फर्टाइल सीड्स नहीं होते। उन सीड्स से आगे और प्लांट ग्रो नहीं होता। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? इसका नाम है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। राइट। अब है क्या ये टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी? सीड तैयार किया है इन्होंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये सीड तैयार करा है, ठीक है। अब इसको ग्रो किया। अब इस सीड को जब ग्रो करेंगे तो क्या बनेगा? एक प्लांट ग्रो हुआ। अब इस प्लांट के ऊपर और बहुत सारे सीड्स ग्रो होंगे, और इस प्लांट के ऊपर ये जो सीड्स ग्रो हो रहे हैं ना, ये सीड्स जो है ये स्टीराइल सीड्स है। अब इन सीड्स को अगर हम ग्रो करेंगे तो ये ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टीराइल है, फर्टाइल नहीं है। स्टेराइल सीड्स वो होते हैं जो आगे ग्रो नहीं होते, फर्टाइल सीड्स होते हैं जो आगे प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। राइट। तो ये है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, नेम ए कॉमनली यूज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट टू द डेडली कॉटन पेस्ट हीलियोथिस। तो ये कॉटन प्लांट का नाम क्या है? ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है इसका नाम है बीटी कॉटन। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिस नाइट्रोजनस प्लांट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस compounds which enrich the soil and is often used as a rotation crop। अब इसको बोला क्या जाता है? इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है लेंटिल। लेंटिल प्लांट जो नाइट्रोजन गैस है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ये कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और फिर ये सॉइल को इनरिच करती है। नेक्स्ट है, नेम द टू मोस्ट आइडेंटिफाइबल क्रॉप्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे पहले मॉडिफाइड सीड्स आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आए थे, वो कौन सी दो क्रॉप्स के थे? वो थे राइस एंड व्हीट के। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट वेयर द वेस्ट इज कन्वर्टेड टू फर्टिलाइजर दिस क्रिएचर इज पुट इन द वेस्ट, नेम इट। अब है क्या, क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी कूड़ा कचरा है, कचरे को डिस्पोज ऑफ किया। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, घर का जो कचरा होता है जिसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब डिस्पोज ऑफ करके इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे गड्ढा खोद लिया, इसके अंदर हम ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जिसके बाद ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसमें हम एक क्रिएचर छोड़ देते हैं। वो क्या है? वो है वॉर्म्स। इसमें हम वॉर्म्स को डाल देते हैं। जब इसके अंदर हम वॉर्म्स डालते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो वॉर्म्स है, ये वॉर्म्स इसको एक तो ब्रेक कर देते हैं, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, एक तो इसको ब्रेक कर देंगे, दूसरा इसका जो वेस्ट होएगा वो भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, वो भी एज ए फर्टिलाइजर काम करता है। राइट, एज ए मन्योर वो भी काम करता है। तो हम इसमें क्या डालते हैं? अर्थ वॉर्म्स। आंसर आएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है व्हेन वन एनिमल इज यूज्ड टू सुप्रेस अनदर इट इज कॉल्ड दिस। अब एक एनिमल है वो दूसरे को सुप्रेस कर रहा है, उसको कुछ बोलते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम उसका नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ स्नेक्स आर इनकरेज्ड इन एन एरिया द रॉडेंट पॉपुलेशन विल बी कंट्रोल। जैसे कोई एरिया है वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स हैं, तो स्नेक्स किसको खाते हैं, रॉडेंट्स को खाते हैं, तो वहाँ पे रॉडेंट की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रॉडेंट की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे क्या किया हमने, स्नेक्स को लाकर छोड़ दिया, स्नेक्स को छोड़ दिया तो स्नेक्स रॉडेंट्स को खाएंगे और रॉडेंट्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब इस टर्म को क्या बोलते हैं, जब एक एनिमल दूसरे को सुप्रेस करता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बायोलॉजिकली हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हम ऐसे नहीं है कि कोई दवाई डाल के या कोई टॉक्सिन्स डाल के उसको मार रहे हैं, हम बायोलॉजिकली फूड चेन को यूज़ करके हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। नेक्स्ट है दिस नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन द राइस हस्क मेक इट टर्माइट रेजिस्टेंट। राइस हस्क में होता है सिलिकॉन जो कि टर्माइट रेजिस्टेंट होता है, जो उसको दीमक को खाने नहीं देता। Next step, when a plant is considered for tissue culture, one prerequisite is that it has to be disease free. What is the other? दो प्रीरिक्विसाइट चाहिए, एक तो प्लांट डिजीज फ्री होना चाहिए टिश्यू कल्चर के लिए, दूसरा क्या है, दूसरा हाईली प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो दूसरा आ जाएगा ऑप्शन बी, इट शुड हैव हाई प्रोडक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट है दिस स्ट्रेन ऑफ राइस वाज वन ऑफ द फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, नेम इट। अब फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है राइस की, तो वो है IR8। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्यू टू एडवांसेस इन मैकेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स फूड प्रोडक्शन एंड कंसिक्वेंटली ह्यूमन पॉपुलेशन has increased rapidly since the early 1800s. This sudden increase in food productivity has been referred to as। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी, तो उससे क्या है, फूड प्रोडक्शन बढ़ी। फूड प्रोडक्शन में जो एकदम सडन इंक्रीज आया था, एकदम से प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई, तो वो जो उस टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जो एक नया टेक्निक लेकर आए थे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज डिप्लीटेड मोस्ट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर क्रॉप इज हार्वेस्टेड। जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो कौन सा एलिमेंट सबसे पहले डिप्लीट होता है, सबसे ज़्यादा डिप्लीट होता है, तो वो है पोटाशियम। नेक्स्ट है ऑन दिस डे इन 1972 द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन स्वीडन। सिंस देन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। अब कब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है जून 5। नेक्स्ट है द स्टेट्स एंड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स। एक तो 48A में मेंशन है, 48 वाला जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है, DPSP से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे मेंशन है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है, फंडामेंटल की जो 7th वाली ड्यूटी है 51G, उसमें भी मेंशन है कि ये हमारा राइट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें, इसको और ज़्यादा पोल्यूट ना करें, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। आंसर आएगा ऑप्शन सी। 51G है फंडामेंटल ड्यूटी और 48A है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है दिस स्पीसीज ऑफ बर्ड नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका वाज कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट न्यूमरस बर्ड ऑन अर्थ। Intensive shooting and the destruction of the bird's natural breeding ground brought about a sudden fall in their number. The last of this species on Earth died in a zoo in Cincinnati in 1914. Name this bird. ये कौन सा बर्ड है, ये इस बर्ड का नाम है द पैसेंजर पिजन। ये देखने को कुछ इस तरह का है, ये है पैसेंजर पिजन जो कि 1914 में इसकी जो लास्ट स्पीसीज थी वो भी खत्म हो चुकी है, अभी ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुका है। Next step, wind erosion is one of the key cause of desertification and occurs when soil is left bare of the vegetation. State the major cause of wind erosion in arid and semi-arid lands where this problem is most severe. Wind erosion
अब देखो विंड इरोजन है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। विंड इरोजन से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होती है। विंड इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डेजर्टिफिकेशन होएगी। अब वो विंड इरोजन होती क्यों है, ये तब होती है जब हम सॉइल को ऐसे छोड़ देते हैं, बेयर छोड़ देते हैं, उस पर कोई प्लांट्स वगैरह वेजिटेशन वगैरह ग्रो नहीं करते, तो उसकी वजह से विंड इरोजन ज़्यादा होती है। तो एरिड और सेमी एरिड लैंड्स में विंड इरोजन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है ओवरग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक। वहाँ पे ओवरग्रेजिंग बहुत हो रही है। ओवरग्रेजिंग ज़्यादा होएगी तो वेजिटेशन कम हो जाएगी, वेजिटेशन कम होएगी तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होएगी, राइट। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल दैट इन्वायरमेंट शुड बी इंक्लूडेड एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इन अ स्कूल। कौन सी स्टेट ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था इन्वायरमेंट को स्कूल में अलग से सब्जेक्ट बनाया था, कौन सी स्टेट में? तो वो है महाराष्ट्र स्टेट। Next is name the gas released from landfills, decaying organic matter under shallow water in marshes and bogs, flooded paddy fields, by ruminant animals and termites, and by the burning of biomass. A molecule of this gas has 21 times more global warming potential than a molecule of carbon dioxide. कौन सी गैस रिलीज होती है? पैडी फील्ड्स हो गए, शैलो वाटर हो गया, लैंडफिल्स हो गए, यहाँ से मीथेन गैस रिलीज होती है। Next, beginning in the 1960s, though high-yielding varieties of food grains revolutionized Indian agriculture, it came with a price. What was the environmental cost associated with the phenomenal growth in food production? अब देखो इससे हुआ क्या था। 1960 में हाई यील्डिंग वैरायटीज, 60s के आसपास आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम पे हम हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज़ करने लगे थे फूड ग्रेन्स की। अब उससे हुआ क्या, उससे हम जब बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, उसके साथ साथ हम फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे, धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा। तो उससे हमें क्या इन्वायरमेंट का लॉस हुआ था? फर्स्ट यहाँ पे क्या है, वास्ट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के साथ। एक्सेसिव यूज़ ऑफ, अब ये जो फर्टिलाइज़र है इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, फिर इन पे पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा था हाई यील्डिंग वैरायटी पे, तो पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, राइट। तो अब क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हुए इसके? ये तीनों के तीनों ही इफेक्ट्स आएंगे इसमें, ऑल द अबव आएगा आंसर। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया इज द root nodules of the leguminous plants converts nitrogen gas from air into inorganic nitrogen compounds which enrich the soil and can be readily used by the plants. Multiple cropping with legumes can thus significantly reduce the need for, अब देखो जब हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उससे हमें कौन सा जो चीज़ है जो हमें कम यूज़ करनी पड़ेगी? तो वो है फर्टिलाइजर्स। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट से जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो अपने आप पूरी हो जाएगी, तो फर्टिलाइजर में हमें नाइट्रोजन डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।